नमस्कार दोस्तों, जुलाई 2023 की मंथली मैगजीन में एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम इसके 6 पिलर्स को निपटा चुके हैं। अब हम 7th पिलर की ओर बढ़ते हैं और 7th पिलर का नाम जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। थोड़े से दूर हैं, बस ये पहुंच गए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका 7th पिलर है। 6 पिलर्स हम पढ़ चुके हैं अलग अलग वीडियोज़ में। सबसे पहली जो खबर है जुलाई 2023 में सुर्खियों में, वो है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 के बारे में जानें। इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, ये एक प्राथमिक उद्देश्य। दूसरा, चंद्रमा पर रोवर के संचालन की क्षमता का प्रदर्शन करना। तीसरा, चंद्रमा पर इन सिटू यानी स्वस्थानीय वैज्ञानिक परीक्षण करना। प्रक्षेपण यान की बात करें तो ये भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो एकीकृत मॉड्यूल को पृथ्वी के एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट EPO में स्थापित करेगा। ठीक है, GSLV मार्क 3 तो है, ये करेगा EPO में स्थापित। इसमें शामिल स्वदेशी पेलोड्स कौन कौन से हैं? लैंडर मॉड्यूल है, प्रपल्सन मॉड्यूल है और रोवर हैं। अब देखिए, तो ये स्वदेशी पेलोड शामिल हैं इसमें। लैंडर मॉड्यूल LM, प्रोपल्सन मॉड्यूल PM और तीसरा जो है वो रोवर हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या करेगा? ये प्रक्षेपण यान से अलग होने के बाद में लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने के लिए ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है। ठीक है, और रोवर क्या करेगा? ये चंद्रमा पर स्वस्थानीय सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडिंग साइट की बात करें तो ये लगभग 70 डिग्री अक्षांश यानी चंद्रमा के जो चंद्रयान 2 का जो मिशन था ना, उसके समान ही ये चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 प्रक्षेपण यान के लगभग 1 महीने बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। चंद्रयान 3 जो है प्रक्षेपण के 1 महीने बाद लगभग पहुंचा और इसके लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 23 अगस्त को चंद्रमा पर सफलता से लैंड करने में सक्षम रहे। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान जो है वो सफलतापूर्वक 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक जो है उतरने में सक्षम रहे। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ये चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन गया है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश भी बन गया है। अब हम बात करते हैं इनमें पेलोड्स की। तो पेलोड देखिए, लैंडर पेलोड 3 है इसमें। RMBHA रंभा LP, जिनको हम क्या कहते हैं LP यानी लैंग्यूमर प्रोब। इस रंभा LP का काम किया था, ये सतह के निकट प्लाज्मा यानी कि आयन और इलेक्ट्रॉन के घनत्व और समय के साथ इन परिवर्तनों को मापेगा सतह के निकट। और लैंडर पेलोड में दूसरा है चेस्ते जो था वो चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो CHA चंद्र हो गया, S सरफेस हो गया और T थर्मोफिजिकल और TE एक्सपेरिमेंट हो गया। तो चेस्ते ये ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को मापेगा चेस्ते। ठीक है, थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट करेगा। और लैंडर पेलोड में एक था ILSA, ये क्या करेगा? इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये लैंडिंग के स्थल के आसपास भूकंप की स्थिति को मापेगा और चंद्रमा के क्रस्ट और मेंटल की संरचना का चित्रण करेगा। तो ये 3 लैंडर में लगे थे, जिसका हम क्या नाम दे रहे हैं? लैंडर का नाम दे रहे हैं, क्षमा कीजिएगा मैं नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा रोवर पेलोड्स भी इसमें शामिल हैं। रोवर पेलोड में एक तो APXS और एक लिब्स, यहाँ पर 2 जो हैं उनको शामिल किया गया है। तो लैंडर विक्रम में 3 थे और प्रज्ञान रोवर जो हैं इसमें 2 पेलोड्स हैं। APXS का मतलब है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, अल्फा पार्टिकल AP और एक्सरे X और स्पेक्ट्रोमीटर S। तो APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। लिब्स की बात करें तो लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास की मृदा और चट्टानों के तात्विक संरचना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और इसके अलावा पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और फेरस आदि का पता लगाएगा। तो ये लिब्स क्या था? लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। प्रणोदन यानी प्रोपल्सन मॉड्यूल पेलोड की बात करें तो इसमें था SHAP शेप,
स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। ठीक है, यह प्रायोगिक पेलोड है। ये निकट अवरक्त NIR तरंग दैर्घ्य रेंज 1 से 1.7 माइक्रोमीटर में पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह के स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्रिक संकेतों का अध्ययन करेगा। तो ये सारे थे इनके बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट लैंडिंग के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं। इसको हम कई बिंदुओं के माध्यम से चुनौतियों को समझ सकते हैं। जैसे दुर्गम भूभाग हैं, दूरी है, इसके अलावा गति है, लूनर डस्ट यानी चंद्रमा की धूल है। ये सब जो है प्रमुख चुनौतियों के रूप में सामने आ सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। दुर्गम भूभाग यानी कि लैंडिंग साइट के आसपास के इलाके अप्रत्याशित अचानक आने वाले बदलावों के कारण ऊंचाई को मापने वाले सेंसर को गलती या सॉफ्टवेयर संबंधी गड़बड़ियां होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। दूरी जो है प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर मॉड्यूल का 100 किलोमीटर गुणा 30 किलोमीटर की कक्षा 100 किलोमीटर गुणा 30 किलोमीटर कक्षा यानी कि चंद्रमा से अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर और निकटतम दूरी 30 किलोमीटर कक्षा में प्रवेश करना है। ठीक है, गति क्या है? लूनर मॉड्यूल के सॉफ्ट लैंडिंग का आशय क्या है? 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की अत्यधिक तीव्र गति से शून्य गति तक बिना किसी क्षति के पहुंचाना है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो पैराशूट चंद्रमा पर उतारने के लिए लूनर मॉड्यूल की गति को धीमा नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है लूनर डस्ट, चंद्रमा की धूल। इसके कारण हो सकता है कि कैमरे के लेंस साफ और स्पष्ट फोटो नहीं ले पाए और गलत रीडिंग भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अब देखिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए चंद्रयान 3 के लिए क्या योजनाएं बढ़ाई गई हैं। तो चुनौतियों से निपटने के लिए बड़ी लैंडिंग साइट यानी कि लैंडिंग क्षेत्र जो है पहले 500 मीटर गुणा 500 मीटर से बढ़ा दिया, अब कर दिया 4 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर। इतना बड़ा क्षेत्र जो है साइट चुनी गई है। इसके अलावा लैंडिंग वेलोसिटी में वृद्धि की गई है। लैंडिंग वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा करके 3.2 मीटर पर सेकंड कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर 3 मीटर पर सेकंड की गति से उतरने में भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि धीमे करने में थोड़ा ज़्यादा प्रपल्सन जो है लगेंगे, इससे डस्ट ज़्यादा उड़ेगी। इसकी बजाय थोड़ी तेज़ गति से उतार दिया जाए और सफलतापूर्वक उतारने में पिछली बार जो है 2 मीटर पर सेकंड गति से उतारना था, लेकिन अब जो है 3 मीटर पर सेकंड गति से उतारने में भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा। इस तरह से बनाया गया था उसको। ठीक है, बेहतर थ्रस्टर्स लगाए गए हैं पिछली बार की तरह। चंद्रयान 2 के लैंडर मॉड्यूल में 5 थ्रस्टर्स थे, जबकि इसमें 4 ही हैं, जिससे संतुलन बना रहे। इसके अलावा कठोर परीक्षण, इस मिशन के उपकरणों का परीक्षण चंद्रमा के ठंडे तापमान वाली परिस्थितियों के अनुसार किया गया है। इसके अलावा लैंडिंग सिमुलेशन के जरिए चंद्रमा की सतह के अनुरूप सतहों पर लैंडर मॉड्यूल्स के लेग्स की टेस्टिंग की गई है। ठीक है, अन्य सुधार देखें तो इसरो ने इसमें बड़े सौर पैनल लगाए हैं, इसलिए ईंधन वहन क्षमता भी बढ़ी है और लेज़र डॉपलर वेलोसिटी मीटर भी लगाया है और सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंस में भी सुधार किया गया है। ठीक है, लैंडिंग साइट के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का चुनाव क्यों जरूरी है? देखो, अब लैंडिंग साइट के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को क्यों चुना गया, इससे दक्षिणी ध्रुव में ऐसा क्या खास है, ये बात यहाँ पर समझने योग्य है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े कुछ लाभ निम्नलिखित है। जैसे इस क्षेत्र में अरबों वर्षों से कुछ क्रेटर्स पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है। ये हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में सबसे सटीक और बेहतर जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस क्षेत्र में स्थायी रूप से छाया में रहे क्रेटर्स में पर्याप्त जल होने का अनुमान है, जबकि उपयोग संभावित रूप से भविष्य के मिशनों के लिए किया जा सकता है। इसकी अवस्थिति से जुड़े लाभ इसे भविष्य के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपयुक्त स्थल बनाते हैं। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव में हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, पारा और चांदी होने के शख्स हैं। इसके अलावा देखिए, इसके लिए यह क्षेत्र आवश्यक संसाधनों के बड़ा स्रोत भी हैं, जबकि जिनका दोहन अभी भी नहीं किया गया है। चंद्रमा पर लैंडिंग करने के लिए पिछले सभी अंतरिक्ष यान के भूमध्य रेखा के क्षेत्र में उतरे थे। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के आसपास उतरना आसान और सुरक्षित होता है। इस क्षेत्र का परिवेश और तापमान वैज्ञानिक उपकरणों के लिए लंबे समय तक निरंतर काम करने के लिए अधिक अनुकूल और उपयुक्त है। पृथ्वी की ओर उन्मुख भाग पर सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में रहता है। अब बात करें तो ये है चंद्रमा, और चंद्रमा की ये इसने जो है भूमध्य रेखा पट्टी दिखाई, जिसे कॉपरनिकस क्रेटर इसमें एक दिखाया गया है। इसके अलावा पिछली चंद्र लैंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा ये रहा है। एक तो इसमें कॉपरनिकस क्रेटर, इसके अलावा टाइको क्रेटर, और इसके अलावा सी ऑफ सनेरिटी, ये चंद्रमा से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं। और दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट जो हैं
ये दिखाई गई है यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव के पास। अब हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में जान लेते हैं। देखिए चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को समझ लेते हैं। चंद्रयान 1 का उद्देश्य क्या था? पृथ्वी से दिखने और न दिखने वाले चंद्रमा के भाग का त्रिआयामी एटलस तैयार करना, 3D एटलस। ठीक, इसके अलावा चंद्रमा की संपूर्ण सतह का रासायनिक और खनिज संबंधी मानचित्रण करना, ये चंद्रयान 1 का उद्देश्य था। 2009 में से लॉन्च किया गया था, मतलब 2008 में किया गया, 2009 में मतलब ये काम करने लगा। मॉड्यूल इसमें पेलोड्स जो थे उसमें भारत का भी था, यूएसए का भी था, यूके का भी था, जर्मनी का, स्वीडन का और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरण इसमें शामिल थे। प्रक्षेपण यान की बात करें तो PSLV C11। ठीक, इसके अलावा महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखें तो अल्प मात्रा में वाष्प के रूप में जल का पता लगाया इस चंद्रयान 1 ने, और चंद्रमा के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में हिम के रूप में जल का भी पता लगाया। महासागरीय मैग्मा परिकल्पना यानी कि ओशियन मैग्मा हाइपोथेसिस की भी पुष्टि की इस चंद्रयान 1 ने। कमज़ोर सौर ज्वालाओं यानी सोलर फ्लेयर्स जो है उनके दौरान एक्सरे सिग्नल्स का पता लगाया, जिससे चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम की उपस्थिति का संकेत मिलता है। ठीक है, इन नई स्पिनल समृद्ध शैलों का पता लगाया था चंद्रयान 1 ने। चंद्रयान 2 की बात करें तो 2019 में ये था, 2009 में पहला था, 10 साल के अंतर के बाद लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए चंद्रयान 1 के वैज्ञानिक उद्देश्यों में प्रगति करना। चंद्रयान 1 पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, चंद्रमा पर जो है मतलब सॉफ्ट लैंडिंग करना और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का अध्ययन करके चंद्रयान 1 के वैज्ञानिक उद्देश्यों में प्रगति करना। 2019 में देखें तो इसका मॉड्यूल या पेलोड्स में क्या क्या शामिल थे? ऑर्बिटर, लैंडर, विक्रम और इसके अलावा रोवर प्रज्ञान शामिल थे। ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था और रोवर भी था। इस बार ऑर्बिटर नहीं था क्योंकि ऑर्बिटर पिछले बार काम कर ही रहा था। इसमें चंद्रमा की सतह से भूविज्ञान और उसकी संरचना, बाह्यमंडल के मापन का अध्ययन करने के लिए 8 प्रायोगिक पेलोड भी शामिल इसमें थे। चंद्रयान 1 को PSLV C11 से लॉन्च किया गया था, इसको GSLV M Mark 3 से लॉन्च किया गया था 2 को, और 3 को BC से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 2 के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालें तो इसने हाइड्रोक्सिल रेडिकल यानी OH, इसके अलावा जल के अणु यानी H2O का अलग अलग पता लगाया। दोनों के बारे में विशेषताएं भी इसने पता लगाई। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर अधिकांश अक्षांशों पर जल की मौजूदगी साक्ष्य पता लगाया इसने। इसके अलावा चंद्रमा के बाह्यमंडल में आर्गन 40 की मौजूदगी की पुष्टि की इसने चंद्रयान 2 ने मौजूदगी। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर गौण तत्वों क्रोमियम और मैग्नीज का पता लगाया था इसने। ठीक है, सौर ज्वालाओं के बारे में जानकारी एकत्रित की। देखिए चंद्रयान जो 2 था 19 वाला, चंद्रयान 2 मिशन आंशिक रूप से सफल रहा था क्योंकि इसमें लैंडर और रोवर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन ऑर्बिटर जो है सफल रहा था। अब हाल ही में चंद्र मिशन योजनागत जो हैं उसकी बात करें तो 2022 में अगस्त 2022 में लॉन्च किया था साउथ कोरिया ने दनूरी मिशन। ठीक है, ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए जनवरी 2023 से चंद्रमा का अध्ययन करेगा ये। ठीक है, इसके अलावा देखिए जापान का जो था आई स्पेस का हाकुतो R मिशन, साउथ कोरिया का दनूरी मिशन, आई स्पेस का हाकुतो R मिशन जापान का, लूना 25 रूस वाला लूना 25 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने एकत्रित करने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग कर नहीं पाया। UAE के रोवर और जापान के पेलोड के साथ लैंडर की क्रैश लैंडिंग यहाँ पर हो गई थी हाकुतो R मिशन की, और चंद्रमा पर उतरने की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दिसंबर 2022 की ये बात है। ठीक है, ऑर्बिटर जो है साउथ कोरिया का दनूरी मिशन तो बहुत तो सफल रहा क्योंकि ऑर्बिटर कक्षा में ऑर्बिट करवाना था। ठीक है, और जापान का जो है हाकुतो R मिशन ये क्रैश लैंडिंग इसने की थी और दुर्घटनाग्रस्त हो गया दिसंबर 2022 में। लूना 25 भी जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया और दक्षिण ध्रुव से ये भी क्रैश लैंडिंग होगी। USA का आर्टेमिस मिशन 2024 में ये होगा, और चंद्रमा पर क्रू यानी मानव युक्त मिशन ये होगा चंद्रमा पर। ठीक है, इजराइल की बात करें तो स्पेस सेल का बेरेशीट 2 लैंडर पहली बार जो है भेजे जाएंगे, 2 लैंडर ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग करना 2025 तक। ठीक है, निष्कर्ष निकालें तो चंद्रयान 3 की सफलता वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। यह मिशन हमारे वैज्ञानिक ज्ञान के दायरे का विस्तार करता है और देश के युवाओं के लिए इससे संबंधित नई चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। इससे भविष्य में अनुसंधान तथा विकास को और अधिक बढ़ावा मिलता है।
दूसरी खबर है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल को कृष्ण बेवर भी कहते हैं। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल या क्वासर्स के एक वर्ग का अवलोकन किया है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में टाइम डायलेशन या टाइम डायलेशन को आप समय विचलन कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो टाइम डायलेशन का प्रदर्शन करते हैं प्रारंभिक ब्रह्मांड में। अन्य संबंधित तथ्य देखें तो टाइम डायलेशन से पता लगता है कि ब्रह्मांड के प्रारंभिक दौर के समय जो प्रारंभिक दौर में जो है समय वर्तमान समय की तुलना में 5 गुना कम गति से बीत रहा था। ठीक है। क्वासर्स अत्यधिक सक्रिय सुपरमेटिव ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य की तुलना में लाखों करोड़ों गुना अधिक होता है। ये आमतौर पर आकाश गंगाओं के केंद्रों में मौजूद होते हैं। ठीक है। हमारी मिल्की वे जो है उसके निकट कोई क्वासर्स है नहीं। हमारी आकाश गंगा के निकट कोई क्वासर्स है नहीं। 2020 भौतिकी में नोबेल की बात करें, 2020 भौतिकी में नोबेल पुरस्कार तो रोजर पेनरोज ने बताया कि ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत साक्ष्य है। इस विश्लेषण के लिए उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रेनहार्ड जेनेजेल और एंड्रिया गेज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमेटिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसको हम मौजूदा सिद्धांतों के आधार पर एक सुपरमेटिव ब्लैक होल कह सकते हैं। इसके लिए इसलिए इन्होंने हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सैजिटेरियस ए नामक क्षेत्र का अवलोकन किया है। सैजिटेरियस ए इस नाम के क्षेत्र का अवलोकन किया है हमारी आकाशगंगा में, और ये किया है रेनहार्ड जेनेजल और एंड्रिया गेज ने। इसलिए इन दोनों को भी मिला, और 2022 का जो है रोजर पेनरोज को मिला ही है। ठीक है। सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर इन्होंने बताया था। अब टाइम डायलेशन के बारे में जानते हैं। अलग अलग पर्यवेक्षकों के लिए समय अलग अलग दर से बीतने को टाइम डायलेशन कहते हैं। अलग अलग पर्यवेक्षकों के लिए अलग अलग टाइम हिसाब से समय बीतेगा। यह पर्यवेक्षकों की गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में सापेक्ष गति या अवस्थिति पर निर्भर करता है। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत क्या कहता है? आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत में टाइम डायलेशन को बताया गया है। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत और आपकी आयु देखिए। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार किसी विशाल द्रव्यमान वाले पिंड से आपकी दूरी के अनुसार मजबूत या कमज़ोर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आपकी आयु बहुत धीमी या तेज़ बढ़ती है। ठीक है। बताया गया है कि यदि आप पृथ्वी की बजाय निम्नलिखित स्थानों पर 30 वर्ष बिताएं तो आपकी आयु में क्या बदलाव होगा? 30 वर्ष में बृहस्पति पर 18.4 सेकंड की आयु में अंतर आ जाएगा। ठीक है। और चंद्रमा पर 30 वर्ष बिताएंगे तो आपको 600 मिली सेकेंड्स जो हैं, 30 वर्ष अगर चंद्रमा पर बिताते हैं 600 मिली सेकेंड्स का डिफरेंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आयु में। ठीक है। इस सिद्धांत से ये ज्ञात होता है कि स्पेस और टाइम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और बिग बैंग के बाद से हमारे ब्रह्मांड सभी दिशाओं में बाहर की ओर विस्तार कर रहे हैं। यह घटना अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड द्वारा निर्मित प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण देखने को मिलती है। गुरुत्वाकर्षण जितना प्रबल होगा स्पेस टाइम उतना ही अधिक संकुचन और विस्तार करेगा एवं समय भी उतनी ही धीमी गति से बीतता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा, समय कम बीतेगा, मतलब धीमी गति से बीतेगा। ठीक है। टाइम डायलेशन से संबंधित मौजूदा निष्कर्ष निकालें तो इससे पहले सुपरनोवा के अवलोकनों के आधार पर 7 अरब वर्ष पूर्व में घटित टाइम डायलेशन का पता लगाया गया था। अब शोधकर्ताओं द्वारा बिग बैंग घटना के लगभग 1.5 अरब वर्ष बाद के कई क्वासर्स का अवलोकन किया गया है। इन क्वासर्स की चमक की तुलना आज मौजूद क्वासर्स से की गई। इससे पता चलता है कि प्रारंभिक दौर में समय वर्तमान समय की तुलना में 5 गुना कम गति से बीत रहा था। इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्तमान समय जो है उस प्रारंभिक दौर की तुलना में 5 गुना तेज़ी से बीत रहा है। ब्लैक होल्स के बारे में जाते हैं तो ये अंतरिक्ष में स्थान होते हैं ऐसे जहाँ गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता है। पदार्थ के अत्यंत कम क्षेत्र में संकुचित हो जाने के कारण यहाँ अत्यधिक प्रबल गुरुत्वाकर्षण होता है। निर्माण देखिए, अधिकांश ब्लैक होल्स किसी बड़े तारे की जीवन चक्र को अंतिम चरण में सुपरनोवा विस्फोट के बाद शेष बचे अवशेषों से निर्मित करते हैं। ब्लैक होल्स क्या होते हैं? किसी बड़े तारे के जीवन चक्र में अंतिम चरण में सुपरनोवा विस्फोट होता है और इसके कारण जो है शेष बचे अवशेष है वो ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। हमारा सूर्य कभी भी ब्लैक होल नहीं बदलेगा क्योंकि ये इतना विशाल नहीं है कि इससे ब्लैक होल का निर्माण हो सके।
ये अदृश्य होते हैं। ब्लैक होल आकार में काफ़ी छोटे या बड़े हो सकते हैं। कोई भी ब्लैक होल सौर मंडल के इतने समीप नहीं है कि पृथ्वी को अपने अक्ष में समा सकें। ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2019 में वैज्ञानिकों को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के माध्यम से इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को 2019 में मैसियर 87 नामक आकाश गंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल की पहली ऑप्टिकल छवि प्राप्त हुई थी। ब्लैक होल्स को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। ये स्वयं प्रकाश या किसी अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन या विकिरण नहीं करते हैं। ब्लैक होल्स के अध्ययन का महत्व क्या है? तो क्या महत्व है? ब्लैक होल्स का अध्ययन क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये मूलभूत सिद्धांतों के परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में है, जिससे हमें ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं का निर्माण, विकास की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सकती है। ठीक है। मूलभूत सिद्धांतों के परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में है, जिससे हमें ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के निर्माण कैसे हुआ, विकास की प्रक्रिया कैसे हुई, इसकी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा ब्लैक होल्स की जानकारी से गुरुत्वाकर्षण के बारे में मौजूदा समझ और बेहतर हो सकेगी, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट के लिए भी उपयोगी हो सकती हैं, GPS के लिए। ठीक। इसके अलावा ब्लैक होल्स की जानकारी से हमें अध्ययन से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगेगा, जो ब्लैक होल्स के टकराने से उत्पन्न होती हैं। ब्लैक होल के चारों ओर प्रकाश के मुड़ने से ब्लैक चैन के पीछे मौजूदा पिंडों से उत्सर्जित प्रकाश को देखने में भी मदद मिलती है। ऐसे में अवलोकन करें तो ब्लैक होल्स को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता। स्वयं प्रकाश या किसी चुंबकीय तरंग को उत्सर्जित या विकिरणित नहीं करते हैं। ब्लैक होल्स की सीमा को ठीक निकट के वृत्ताकार क्षेत्र को इवेंट होराइजन कहते हैं। ब्लैक होल्स की सीमा जो है उसके ठीक निकट के वृत्ताकार क्षेत्र को इवेंट होराइजन कहते हैं। तो होराइजन, इवेंट होराइजन जो है वो ही बताता है कि बीच में यहाँ पर ब्लैक होल है। इस क्षेत्र से दृश्य प्रकाश सहित कई अन्य प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन होता है। इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में धूल, गैस के विशाल बादल और प्लाज्मा तेज़ी से गति करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान के अनुसार ब्लैक होल्स के प्रकार। तो एक तो आदिम ब्लैक होल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रीमोर्डियल। इसके अलावा स्टेलर ब्लैक होल, इसके अलावा इंटरमीडिएट ब्लैक होल, इसके अलावा सुपरमैसिव। सबसे पहले आदिम ब्लैक होल की बात करिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के तत्काल बाद निर्मित हुए। इनका द्रव्यमान एक पेपर क्लिप से 1,00,000 गुना कम से लेकर के सूर्य से लगभग 1,00,000 गुना अधिक तक हो सकता है आदिम ब्लैक होल्स का। ठीक। इसके अलावा स्टेलर ब्लैक होल या तारकीय ब्लैक होल जिसको हम कहते हैं, उसका द्रव्यमान जो है सूर्य से 20 गुना तक अधिक होता है। इनका निर्माण तब होता है जब कोई तारा अपने केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण अपने केंद्र की ओर संकुचित हो जाता है। अतः जब ऐसा होता है तो इसका परिणाम सुपरनोवा विस्फोट होता है। ठीक है। इसके अलावा मध्यवर्ती इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 100 गुना से लेकर सैकड़ों हजारों गुना तक होता है। और महाविशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसको हम कहते हैं, इनका द्रव्यमान सूर्य की तुलना में 10 लाख गुना से अधिक हो सकता है। हमारी मिल्की वे में सेजिटेरियस ए ब्लैक होल जो है, सेजिटेरियस ए, इसके सहित लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल्स के मुख्य भागों की बात करें तो एक तो इसमें होता है श्वार्ज़शिल्ड रेडियस। श्वार्ज़शिल्ड रेडियस क्या है? श्वार्ज़शिल्ड रेडियस ये ब्लैक होल के केंद्र में इवेंट होराइजन जो होता है गोलाकार आकृति ब्लैक होल के चारों ओर, उसके मध्य की त्रिज्या है। ठीक है। रेडियस को कहते हैं और ये श्वार्ज़शिल्ड रेडियस कहते हैं। इस क्षेत्र के भीतर पलायन वेग की गति, मतलब पलायन वेग प्रकाश की गति के बराबर होता है। इसके अलावा एर्गोस्फीयर, यदि ब्लैक होल घूर्णन कर रहा है तो इसके द्रव्यमान के कारण ब्लैक के आलो के चारों ओर का स्पेस भी घूर्णन करता है। ब्लैक होल्स जो हैं वो किस तरह से देखिए बनता है? सबसे पहले हमें समझना है कि यहाँ पर सिंगुलरिटी क्या होती है। ब्लैक होल को के ठीक केंद्र में होती है, जहाँ अनंत घनत्व के कारण पदार्थ संकुचित हो जाता है। ठीक। इसके अलावा रिलेटिविस्टिक जेट देखें, जब ब्लैक होल तारों को अवशोषित करता है तब कणों और विकिरण के जेट बीम लगभग प्रकाश गति से बाहर की ओर निकलते हैं। रिलेटिविस्टिक जेट क्या होता है? जब ब्लैक होल तारों को अवशोषित करता है तब कणों और विकिरणों के जेट बीम लगभग प्रकाश की गति से बाहर की ओर निकलते हैं। इसके अलावा फोटोन स्फीयर देखें तो ब्लैक होल के निकट गर्म प्लाज्मा से उत्सर्जित फोटोन जिनके प्रक्षेपार्थ को ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिया जाता है, जिससे दीप्तिमान वलय का निर्माण होता है। ठीक है।
तो यहाँ पर सिंगुलरिटी तो यहाँ पर जो है केंद्र होता है उसका। इसके अलावा एक प्रकाश दिखाई देता है इसके चारों ओर, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक जेट कहते हैं। जब ब्लैक होल तारों को अवशोषित करता है तब तारों और विकिरण के जेट बीम लगभग प्रकाश की गति से बाहर की ओर गति करते हैं। इसके अलावा फोटोन स्फीयर जो हैं देख लो, उसके चारों ओर होती हैं। ब्लैक होल के निकट गर्म प्लाज्मा से उत्सर्जित फोटोन प्रक्षेपथ को ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिया जाता है, जिससे दीप्तिमान वलय का निर्माण यहाँ पर होता है, गोलाकार चारों ओर जो दिख रही है ना आपको। अब बात करते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन क्या है, सिंगुलरिटी के चारों ओर, सिंगुलरिटी जो होती है केंद्र में मतलब लाखों गुना घनत्व जो होता है, लाखों गुना घनत्व होता है, घनत्व उस सिंगुलरिटी मतलब के चारों ओर त्रिज्या में घेरने वाला मंडल, जिसे बिंदु से वापस नहीं लाया जा सकता, जिस बिंदु से बाद में वापस नहीं आएगी चीज़, उसको क्या कहते हैं हम, जिस बिंदु से चीज़ वापस नहीं लाई जा सकती कोई भी, जहाँ ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से पदार्थ और प्रकाश भी नहीं बच पाते हैं, उसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक्रेशन डिस्क दिखाई गई है। एक्रेशन डिस्क क्या होती हैं, एक्रेशन डिस्क जब ब्लैक होल के चारों ओर अत्यंत तीव्र गति से सर्पिल आकार घूमती है तो अत्यधिक गर्म गैस और धूल जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण एक्सरे उत्पन्न होते हैं। और बहुत दूर की बात है, ये काफ़ी दूर होती है एक्रेशन डिस्क। अगली जो खबर है वो है न्यूट्रिनो कण। न्यूट्रिनो कण क्यों सुर्खियों में है? वैज्ञानिकों ने पहली बार मिल्की वे आकाशगंगा की सेंट्रल डिस्क से न्यूट्रिनो की उत्पत्ति का अवलोकन किया है। तो मिल्की वे जो सेंट्रल डिस्क है उससे न्यूट्रिनो की उत्पत्ति की यहाँ पर बात की गई है। इस अवलोकन का डेटा आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला द्वारा एकत्र किया गया है। आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला, इसके द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा की पहली बार न्यूट्रिनो की खोज की सहायता से एक अलग इमेज देखने को मिली है। ये इमेज आंखों से देखी जा सकने वाली या रेडियो तरंगों, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे जैसे अन्य विद्युत चुंबकीय स्रोतों को रिकॉर्ड करने में सक्षम वैज्ञानिक उपकरणों पर आधारित इमेज से अलग हैं। ठीक है, न्यूट्रिनो के बारे में जानेंगे उससे पहले हम समझ लेते हैं आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला क्या है। ये अपनी तरह का पहला डिटेक्टर है। ये दक्षिणी ध्रुव के हिमाच्छादित क्षेत्र में गहन ब्रह्मांड का निरीक्षण करने और न्यूट्रिनो की खोज के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, किसी खगोलीय घटना को कैप्चर करने के लिए आइस क्यूब वेधशाला को बड़ी मात्रा में पारदर्शी पदार्थ जैसे जल या हिम की आवश्यकता होती है। दक्षिणी ध्रुव में बड़ी मात्रा में साफ, शुद्ध और स्थिर हिमावरण मौजूद हैं। आइस क्यूब से संबंधित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भौतिकी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करने में सहयोग मिलता है, जैसे डार्क मैटर की प्रकृति, न्यूट्रिनो की विशेषताएं। ये सब आइस क्यूब, ये जो न्यूट्रिनो वेधशाला है उससे देखने को मिलती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने वाली कॉस्मिक किरणों का भी अवलोकन करती हैं ये न्यूट्रिनो वेधशाला, मतलब आइस क्यूब वेधशाला। इस वेधशाला में 14 देशों के 58 संस्थान सहयोग करते हैं। भारत से कोई भी संस्थान शामिल यहाँ पर है नहीं। 14 देशों के 58 संस्थान यहाँ पर शामिल हैं। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है जो आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के लिए प्राथमिक वित्त पोषण प्रदान करती हैं। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF। न्यूट्रिनो के अध्ययन का महत्व क्या है, देखिए ये सबसे ऊर्जावान खगोल भौतिकी स्रोतों जैसे कि फटते तारे, गामा किरण, प्रस्फोट आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब ये न्यूट्रिनो जो है फटते तारे, गामा किरण, प्रस्फोट आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। न्यूट्रिनो उन पिंडों और परिघटनाओं को समझने में मदद मिलती है न्यूट्रिनो से जहाँ से न्यूट्रिनो उत्पन्न होते हैं, तो उन पिंडों के बारे में जानकारी देने मिलती है। इसके अलावा भौतिकी के बुनियादी नियमों की समझ बढ़ाते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रिनो की संरचना का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडलीय न्यूट्रिनो की। ये आमतौर पर पृथ्वी की सतह से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब कॉस्मिक किरणें ऊर्जावान कण जो है पृथ्वी के वायुमंडल में टकराती हैं। इन ऊर्जावान कणों में प्रोटॉन्स और भारी नाभिक वाले कण होते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने पर नाइट्रोजन अणुओं के साथ क्रिया करके पियोन और म्यूऑन मुक्त करते हैं। आगे चलकर इनका क्षय हो जाता है जिससे न्यूट्रिनो उत्पन्न होते हैं। पियोन और म्यूऑन जो हैं वो जब क्षयित होते हैं तो न्यूट्रिनो मुक्त होती हैं। न्यूट्रिनो के बारे में जाने हैं तो क्या है इसकी विशेषता, न्यूट्रिनो क्या है, ध्यान दीजिएगा।
ये इलेक्ट्रॉन के ही समान मौलिक कण होते हैं, परमाणु का भाग नहीं होते हैं ये, ठीक है। इसलिए ये छोटे भागों में विखंडित नहीं हो सकते। ये परमाणु का भाग नहीं हो सकता, इसलिए छोटे भागों में विखंडित नहीं हो सकते। इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, आवेश रहित और अर्ध प्रचक्रण हाफ स्पिन कण होते हैं। ये अपने स्रोत से लगभग प्रकाश की रफ्तार से और सीधी रेखाओं में गति करते हैं। शायद ही अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करते हैं, इसलिए घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। ये ब्रह्मांड के सभी परमाणुओं से अधिक संख्या में मौजूद हैं, केवल गुरुत्वाकर्षण और दुर्बल बल से प्रभावित होते हैं। केवल गुरुत्वाकर्षण से और दुर्बल बल से प्रभावित होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो। ये अपनी यात्रा के दौरान एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूट्रिनो दोलन यानी न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहा जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने को। न्यूट्रिनो के स्रोत की बात करें तो हमारी आकाशगंगा में कॉस्मिक किरणों के अंतर तारकीय पदार्थ से टकराने पर उत्सर्जित होते हैं। ये सूर्य जैसे तारे में विस्फोट, सुपरनोवा, गामा किरण विस्फोट, इसके अलावा क्वासर द्वारा भी निर्मित होते हैं। पृथ्वी के चारों अधिकांश न्यूट्रिनो सूर्य से आते हैं और जो सूर्य के कोर में उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी पर न्यूट्रिनो का निर्माण पृथ्वी के कोर और परमाणु रिएक्टरों में अस्थिर परमाणुओं के क्षय के दौरान होता है, ठीक है। ये कण त्वरकों या पार्टिकल एक्सलरेटर्स और वायुमंडल में उच्च गति वाले कणों के टकरावों से भी निर्मित हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि केला भी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है। ये कण इसमें पोटेशियम की प्राकृतिक रेडियोधर्मिता से निर्मित होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिनो का पता लगाना। न्यूट्रिनो दुर्बल बल की सहायता से हिम के अन्य कणों के साथ क्रिया करते हैं और म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन और टाउ में रूपांतरित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन में भी रूपांतरित हो जाते हैं, म्यूऑन में भी और टाउ में भी रूपांतरित हो सकते हैं। नए कण न्यूट्रिनो की गति प्राप्त कर लेते हैं और हिम की प्रकाश की तुलना में तेज़ रफ्तार से गति करते हैं। हालांकि ध्यान देना यहाँ पर आवश्यक है कि अंतरिक्ष में निर्वात में ये कण अभी भी प्रकाश की तुलना की रफ्तार में कम गति से करते हैं। प्रकाश की तुलना में कम रफ्तार से गति करेंगे। इससे एक विशेष प्रकार का विकिरण उत्सर्जन होता है। इससे चेरनेकोव विकिरण कहा जाता है, जो नीली रोशनी जैसा दिखता है, ठीक है। इसके अलावा प्रस्तावित भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला INO के तहत केवल वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला इंडियन न्यूट्रिनो जो ऑब्जर्वेटरी है, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO इसको हम कह रहे हैं। अब देखिए हम आकाशगंगा के बारे में जान लेते हैं। मिल्की वे के बारे में जानें तो ब्रह्मांड में गैस, धूल और अरबों तारों और उनके सौर मंडलों के विशाल संग्रह को आकाशगंगा कहते हैं। ये सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आकाशगंगाएं सर्पिल आकार के, उदाहरण के लिए मिल्की वे अंडाकार आकार में क्या है, सबसे बड़ी और सबसे आम आकाशगंगाएं होती हैं अंडाकार में, अनियमित होती हैं। सबसे छोटी आकाशगंगाओं का आकार कोई फिक्स नहीं होता है। पृथ्वी मिल्की वे नामक आकाशगंगा में स्थित हैं, ठीक है। मिल्की वे का निर्माण 14 अरब वर्ष पहले हुआ था। 14 अरब वर्ष पहले हुआ था मिल्की वे का निर्माण। इसके मध्य में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी है। कभी कभी आकाशगंगाएं एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाती हैं और एक दूसरे से टकरा जाती हैं। मिल्की वे आकाशगंगा किसी दिन हमारी निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमेडा से टकरा सकती हैं। कुछ आकाशगंगाएं किसी विशाल आकाशगंगा की परिक्रमा करती हैं, इन्हें उपग्रह आकाशगंगाएं कहते हैं। मिल्की वे की कई उपग्रह आकाशगंगाएं हैं। इनमें सबसे बड़ी हैं लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड आकाशगंगा। लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड जो है ये आकाशगंगा है। आकाशगंगा गैलेक्सी क्या होती है देखिएगा। आकाशगंगा है, आकाशगंगा के एक जो कहीं भी उसकी जो सर्पिलाकार पंक्ति होगी, इसे एक सर्पिलाकार पंक्ति के बीच में होता है हमारा सौरमंडल, ठीक है। सौरमंडल जो है उस सौरमंडल में हमारा तारा, सूर्य और जो सारे ग्रह होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये एक नई खबर मिली मुझे कि उपग्रह जो आकाशगंगा जिनको हम कहते हैं वो आकाशगंगाओं के चारों ओर होते हैं। मतलब किसी विशाल आकाशगंगा की परिक्रमा करती हैं। ऐसी आकाशगंगाएं भी होती हैं कुछ, जिनको हम क्या कहते हैं उपग्रह आकाशगंगाएं। और
मिल्की वे की बहुत सारी आकाशगंगाएँ हैं, उनमें से लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड आकाशगंगा जो हैं वो उपग्रह आकाशगंगा सबसे बड़ी आकाशगंगा है। अगली खबर की बात करें तो वो है यूएन एड्स ग्लोबल एंड एड्स अपडेट 2023। यूएन एड्स ग्लोबल एंड एड्स अपडेट 2023 क्या है? हाल ही में यूएन एड्स ने द पाथ दैट एंड्स एड्स नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो एचआईवी के विरुद्ध कार्रवाई द्वारा हासिल सफलता, एचआईवी संक्रमण के नए मामलों और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम के कारण मौतों की संख्या में कमी आई। इससे एसडीजी 3.3 जो है लक्ष्य उसको प्राप्त करने में मदद मिल रही है, जिनका लक्ष्य 2030 तक एड्स को लोक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे के रूप में समाप्त करना है। ठीक है, एड्स के कारण होने वाली मौतें देखें तो वर्ष 2004 में अपने चरम पर पहुंचने के बाद इनमें 69% की कमी आई है। 2004 में चरम पर पहुंची और 69% की कमी अब एड्स में देखने को मिली है। उपचार की उपलब्धता देखें तो विश्व स्तर पर एचआईवी से पीड़ित लगभग 76% लोगों के लिए जीवन रक्षक उपचार उपलब्ध हैं। ठीक है, उप सहारा अफ्रीका, एशिया, प्रशांत क्षेत्र में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की उपलब्धता का व्यापक पैमाने पर विस्तार हुआ है। एचआईवी के विरुद्ध कार्रवाई को सीमित करने के कारक देखिए। फिलहाल अब एचआईवी से जुड़े मुद्दे देखें उससे पहले हमने यूएन एड्स को देख लेना चाहिए। एचआईवी एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, तो यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एचआईवी, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एचआईवी या एड्स अनएड्स इसको भी कहते हैं, यूएन एड्स भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर क्या है यूएन एड्स का? तो वो है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। ठीक है, हेडक्वार्टर यूएन एड्स, इसको 1996 में काम शुरू किया गया था यूनाइट्स इसमें, और यूएन एड्स ने 1996 में काम शुरू किया। सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक कहते हैं, EACOSOC द्वारा स्थापित किया गया है और यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एकमात्र सह प्रायोजित संयुक्त कार्यक्रम है। यूएन एड्स सचिवालय देखें तो इसके 70 देशों में कार्यालय हैं यूएन एड्स के। भारत में एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या जो है 24 लाख हैं। ठीक है, PLHIV संक्रमित लोगों की संख्या है भारत में। इसके अलावा 2010 से 2021 तक वार्षिक स्तर पर नए संक्रमण ANI में 46.3% की गिरावट दर्ज की गई है नए संक्रमण में। ठीक है, 2010 से 2021 तक एड्स से संबंधित मौतों ARD में 76.5% की गिरावट दर्ज की गई है। एचआईवी के विरुद्ध कार्रवाई को सीमित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक जो है इसकी कार्रवाई को सीमित करते हैं? किशोरी अवस्था वाली लड़कियों और युवा महिलाओं को अभी भी एचआईवी संक्रमण के असाधारण रूप से उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। कई देशों में निवास करने वाली विशाल आबादी जैसे समलैंगिक पुरुष, सेक्स वर्कर के लिए एचआईवी और अन्य सेवाएं अभी भी दुर्लभ और अनुपलब्ध हैं। विश्व स्तर पर 2022 में एचआईवी पीड़ित लगभग 9.2 मिलियन लोग उपचार से वंचित थे। भारत द्वारा एचआईवी के प्रसार को रोकने के लिए किए गए प्रयास देखेंगे। उससे पहले हमने NACP को देखना है। NACP क्या है? NACP को एक सफल कार्यक्रम माना जाता है जिसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों से होती है। भारत वार्षिक रूप से एचआईवी संक्रमण के लिए नए मामलों में 48% आधार वर्ष 2010 की गिरावट देखने को मिली है। 2010 से 48% गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, NACP को एक सफल कार्यक्रम माना जाता है जिसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों से होती है। ठीक है, वार्षिक रूप से एड्स के कारण होने वाली मौतों में 82% की गिरावट आई है आधार वर्ष 2010 से। ठीक है, भारत में एचआईवी के प्रसार दर निम्न बनी हुई है। अब भारत द्वारा एचआईवी को रोकने के लिए शुरू किए गए, अब विश्व स्तर पर 2022 में एचआईवी से पीड़ित लगभग 9.2 मिलियन लोग उपचार से वंचित थे। एचआईवी भारत रोकने के लिए किए गए प्रयास कौन कौन से हैं? एक है NACP जिसके बारे में हमने अभी जाना। NACP की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय एड्स और यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इंग्लिश में हो जाएगा नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम।
संचारित रोग नियंत्रण, ठीक है, संचारित रोग नियंत्रण STD यानी कि संचारित रोग नियंत्रण STD संचारित रोग होते हैं, यौन संचारित रोग, क्षमा कीजिएगा, यौन संचारित रोग तो सेक्सुअल संचारित रोगों को क्या कह सकते हैं हम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज कहते हैं इसको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी STD, तो नेशनल एड्स एंड STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में है। इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, इसको हम कहते हैं NACP। इसके चरण 5 को मंजूरी दी है भारत ने, और चरण 5 जो है 5 वर्ष के लिए दी गई मंजूरी। 5वां चरण जो है 2021 से 2026 तक जारी रहेगा। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। NACP को 1992 में शुरू किया गया था और तब से लेकर इसके 4 चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। HIV और एड्स रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 2017 के तहत HIV से संक्रमित और प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों रक्षा के लिए एक कानूनी और सुगम फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रक संगठन NACO नाको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको कहते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग है नाको, और ये HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की अगुवाई करता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सरकार HIV से पीड़ित लोगों पीपल लिविंग विद द HIV PL-HIV को आजीवन मुक्त एंटी रेट्रोवायरल ARV दवाएं प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 24 के और ART सेवाओं एंटी रेट्रो वायरल ट्रांसमिशन ART सेवाओं के तहत ट्रेसिंग के लिए मिशन संपर्क की शुरुआत की गई है। नाको द्वारा शुरू किया गया मल्टीमीडिया अभियान, इसके अलावा कॉलेजों में रेड रिबन क्लब का गठन, इसके अलावा स्वयं सहायता समूह NGO जो भी हैं, मतलब SHG जो हैं भी, इसके अलावा आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आदि। एड्स के मामलों में तीव्र गिरावट दर्ज करने वाले शीर्ष राज्य हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, ठीक है, और तमिलनाडु में भी और फिर तेलंगाना में भी। वयस्कों में HIV उच्चतम प्रसार पूर्वोत्तर के राज्यों में जो है उच्चतम प्रसार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर शीर्ष 3 पर हैं। मिजोरम में सबसे ज़्यादा HIV के संक्रमण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नागालैंड दूसरे स्तर पर है, तीसरे स्तर पर मणिपुर है। इसके बाद दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक 3 शीर्ष पर हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक यहाँ पर ये शीर्ष पर हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक 3 शीर्ष पर हैं। एड्स को समाप्त करने की दिशा में त्वरित प्रगति तो सुझाव देखें तो अधिक वित्त की आवश्यकता, भारत कुछ सहित HIV मामलों की कमी आ रही है। HIV के लिए निर्धारित खर्च का 3% से 16% रोकथाम कार्यक्रम पर खर्च हो रहे हैं। 3 से 16% खर्च हो रहा है रोकथाम कार्यक्रम पर। पीपुल फर्स्ट दृष्टिकोण को अपनाना, जैसा कि अपराधीकरण संबंधी कानूनों को समाप्त करना, पुलिस उत्पीड़न और हिंसा को रोकना, कलंक मानने की प्रवृत्ति, भेदभाव को कम करना, जैसे भारत सेक्स वर्करों के अधिकार को मान्यता देता है, ठीक, सेक्स वर्करों के अधिकार को मान्यता देता है। इसके अलावा सस्ती और सुलभ आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी को अपनाना, एकीकृत सेवाएं देखें तो HIV एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ NCD और मानसिक सेवाएं प्रदान करता है। HIV के बारे में जाना, HIV एक वायरस है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है। अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो ये एड्स का कारण बन सकता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करके कई प्रकार के संक्रमण और कई प्रकार के कैंसर के खिलाफ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है। ये 2 प्रकार के रेट्रो वायरस में से एक हो सकता है HIV-1, HIV-2। HIV-1 दुनिया भर के एड्स का सबसे प्रमुख कारण है। इससे संक्रमित लोगों को HIV 3 चरणों में आगे बढ़ता है। इन्फोग्राफ में आप देख सकते हैं इसके बारे में। जैसे सबसे पहले एक्यूट HIV संक्रमण का करता है। संक्रमण में HIV के बढ़ते चरण देखें तो एक्यूट HIV संक्रमण, फिर होता है क्रोनिक HIV संक्रमण और फिर होता है एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
तो एक्यूट, फिर क्रॉनिक और फिर हो जाता है एड्स। तो ये 3 चरणों में चलता है। उपचार क्या है? उपचार 3 या 3 से अधिक एंटी रेट्रोवायरल दवाओं के संयोजन से बनी उपचार पद्धतियों का किया जा सकता है, हालांकि इसे पूरी तरह से ठीक करने में अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। एड्स का कारण बनने वाले HIV की खोज के लिए ल्यूक मोंटेगियर को 2008 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2008 में ल्यूक मोंटेगियर जो है उनको चिकित्सा में नोबेल मिला था HIV की खोज करने के लिए, एड्स का कारण बनने वाले HIV की खोज करने के लिए। तो HIV की खोज 2008 में ल्यूक मोंटेगियर ने की थी। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV से पीड़ित छठा व्यक्ति जीनेवा रोगी संभवतः ठीक हो गया है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी HIV जो वायरस है उससे पीड़ित छठा व्यक्ति जीनेवा रोगी संभवतः ठीक हो गया है। HIV ठीक होने वाले अब तक के रोगियों के उपचार में स्टेम सेल प्रत्यारोपण यानी SCT करना पड़ा है। पहले 5 मामलों में वैज्ञानिक ने विशेष रूप से CCR5 डेल्टा 32 उत्परिवर्तन वाले दाताओं यानी डोनर्स की मदद ली थी। ऐसे उत्परिवर्तन युक्त दाता HIV का खतरा कम होता है। HIV मुख्य रूप से मानव शरीर की CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर हमला करते हैं। इससे व्यक्ति के शरीर की कुछ संक्रमणों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं की सतह पर CCR5 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर्स HIV वायरस के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं। अब देखें, क्रोमोडोन हेलिकेज DNA ब्राइडिंग प्रोटीन एक लाइक यानी CHD1L एक अध्ययन से पता चला है कि CHD1L या फर्स्ट एल जीन वेरिएंट में HIV वायरस को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। CHD1L जीन एक प्रकार का जीन है जो विशेष रूप से अफ्रीकी आबादी में पाया जाता है। CHD1L जीन वेरिएंट से HIV1 सबसे आम और उसके वायरल लोड रक्त में HIV वायरस की मात्रा को कम करने की संभावना देखने को मिली है। CHD1L जीन वेरिएंट क्रोमोसोम 1 पर पाया जाता है। बात करते हैं नॉन शुगर स्वीटनर्स की, तो ये सुर्खियों में क्यों है? WHO की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी IARC यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इसने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले नॉन शुगर स्वीटनर्स एस्पार्टेम को संभवतः मनुष्यों के लिए कैंसरकारी तत्व के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, IARC ने यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने एस्पार्टेम से मनुष्य में कैंसर से होने वाले सीमित साक्ष्य के आधार पर एस्पार्टेम को संभावित कैंसर जन्य कारक IARC के समूह 2B के रूप में वर्गीकृत किया है। इसके अलावा JECFA यानी जॉइंट FAO या WHO एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडवाइसेज, इसके अनुसार दैनिक सेवन के लिए निर्धारित इनकी उच्चतम मात्रा एक्सेप्टेबल डेली शरीर के प्रति किलोग्राम वजन के अनुपात में 40 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। शरीर के प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार, ठीक है, 40 मिलीग्राम होनी चाहिए। IARC वस्तुतः कैंसर पर अनुसंधान करने वाली WHO की एक एजेंसी है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर एक एजेंसी है, UN से संबंधित है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित मामलों में अनुसंधान का समन्वय संचालन करना है। देखिए, मानव में कैंसर के कारणों के बारे में जानकारी, इसके अलावा कार्सिनोजेनेसिस की कार्यप्रणाली को समझने और कैंसर नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक रणनीतियों को विकसित करने में IARC काम करती हैं। JECFA जैकफा वस्तुतः FAO और WHO द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ समिति हैं। ये मदद करती हैं खाद्य योजकों यानी फूड एडिटिव की सुरक्षा के मूल्यांकन में। इसके अलावा भोजन में प्रदूषकों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों और पशु को दी जाने वाली दवाओं के पशु उत्पादों की मौजूदगी मूल्यांकन FAO, WHO और दोनों संगठनों के सदस्य देशों के साथ में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC सलाह प्रदान करने में। अब देखिए, IARC मोनोग्राफ के आधार पर जोखिम का वर्गीकरण देखते हैं।
IRC जोखिम के आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन यहाँ पर देखें तो निश्चितता का उच्च स्तर और निश्चितता का निम्न स्तर। IARC समूह एक, समूह 2A, समूह 2B और समूह 3। तो 2A और 2B और 3, इन 3 समूह में बांटा गया है। दूसरे वाले के 2 चरण दिए गए हैं। सबसे पहले हम समझें किसी पदार्थ से कैंसर होने की निश्चितता का स्तर। प्रत्येक समूह के लिए साक्ष्य के विशिष्ट उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। समूह 1 से निश्चितता का उच्च स्तर है, मतलब इससे कैंसर हो ही सकता है। मानवों के लिए कैंसरकारी होते हैं, इसमें मनुष्यों के कैंसर होने के प्रमाण पाए जाते हैं समूह 1 में। समूह 2 जो हैं वो 2 है, 2A और 2B 2 प्रकार के हैं। 2A में संभाव्यता होती है और 2B में संभवतः, ठीक है। तो 2A में प्रोबेबिलिटी होती है और 2B में पॉसिबली होता है, ठीक है। मनुष्यों के लिए कैंसर जो है प्रोबेबली हो तो 2A, पॉसिबली हो, प्रोबेबली यानी संभाव्यता और पॉसिबली यानी संभवतः 2B। अब देखिए संभाव्यता 2A के अंतर्गत मनुष्यों में कैंसर होने के सीमित प्रमाण और प्रायोगिक पशुओं में कैंसर होने के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। मानव में सीमित, पशुओं में पर्याप्त। तो प्रोबेबली। संभवतः क्या है, इससे मनुष्यों में कैंसर होने के सीमित प्रमाण और प्रायोगिक पशुओं में कैंसर होने के अल्प प्रमाण मिलते हैं। मनुष्य में तो सीमित है ही और पशुओं में भी अल्प है, तो 2B। 3 समूह जो हैं मनुष्यों के लिए कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत नहीं है, इससे मनुष्यों में कैंसर होने के अपर्याप्त प्रमाण और प्रायोगिक कैंसर पशुओं में कैंसर होने के अल्प प्रमाण मिले हैं। समूह 3 पशुओं के लिए हैं। अब समूह 1 जो हैं उनके मूल्यांकन के लिए दिए गए पदार्थ कौन कौन से हैं। समूह 1 मानवों के लिए कैंसरकारी होते हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं जिनके पर्याप्त प्रमाण मानवों के लिए मिले, जैसे तंबाकू, धूम्रपान, सौर विकिरण, इसके अलावा मादक पेय पदार्थों का सेवन, इसके अलावा आयनकारी विकिरण, ये सब शामिल हैं। समूह 2A जो हैं वो है उच्च तापमान पर तलने यानी फ्राइंग के दौरान निकलने वाली गैस, DDT, इसके अलावा रेड मीट का सेवन, इसके अलावा नाइट शिफ्ट में काम, ये सब भी जो हैं समूह 2A के अंतर्गत। संभाव्यता मनुष्यों में कैंसर होने का सीमित प्रमाण, पशुओं में तो पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा देखिए समूह 2B जो है दोनों में अल्प मात्रा में प्रमाण मिले हैं पशुओं और जीवों में। तो गैसोलीन से जलने वाले ईंधन से निकलने वाला धुआं, इसके अलावा हेयर ड्रेसर या नाई के रूप में पेशेवर कार्य करना, इसके अलावा शीशा, ये सब। अब देखिए मनुष्यों के लिए कैंसरकारी रूप में वर्गीकृत नहीं है, उनमें कौन है, कॉफ़ी पीना, कच्चा तेल, इसके अलावा पारा या इसके अलावा पैरासीटामोल इसमें शामिल नहीं है। वर्गीकरण किसी पदार्थ से कैंसर होने की निश्चितता के स्तर को इंगित करते हैं और जोखिम की पहचान करने में मदद करते हैं। देखिए नॉन शुगर स्वीटनर्स होते हैं NSS, कम कैलोरी वाले स्वीटनर्स यानी लो कैलोरी स्वीटनर्स LCS और कृत्रिम स्वीटनर्स आदि के बारे में हम जानते हैं। इसमें बहुत कम या शून्य कैलोरी होती हैं। हालांकि अधिक कैलोरी वाली असामान्य चीनी और फलों के रस के सांद्रण की तुलना में प्रति ग्राम अधिक मिठास पैदा करते हैं। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों का फ्लेवर बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन्हें कृत्रिम रूप से रसायनज्ञों और प्राकृतिक अर्क से तैयार किया जाता है। प्राकृतिक अर्क से स्वीटनर्स तैयार करने के दौरान कई बार रसायनज्ञों का उपयोग किया गया है और नहीं भी, ठीक है। इसमें हम तालिका देखेंगे। इसके अलावा जो ये स्वीटनर्स हैं जो जैसे NSS नॉन शुगर स्वीटनर्स है, इसके अलावा कैलोरी वाले स्वीटनर्स हैं LCS है और कृत्रिम स्वीटनर्स हैं, तो इनको हम देखते हैं। देखिए इन्हें कृत्रिम रूप से रसायन और प्राकृतिक अर्क से तैयार किया जाता। इनका प्रयोग कई पेय पदार्थों, खाद्य पदार्थों में जैसे फ्रोज़न डिज़र्ट, योगर्ट, इसके अलावा योगर्ट के अलावा कैंडी, इसके अलावा बेक किए गए खाद्य पदार्थ, इसके अलावा च्युइंग गम, इसके अलावा नाश्ते में खाए जाने वाले अनाज, इसके अलावा जिलेटिन और पुडिंग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। फ्रोज़न डिज़र्ट यानी जमी हुई मिठाई, इसके अलावा कैंडी टिकड़ियों में वे, इसके अलावा बेक किए गए खाद्य पदार्थ, ठीक। इसके अलावा च्युइंग गम में भी इसका, इसके अलावा नाश्ते में भी इसका, अनाज में और जिलेटिन में, पुडिंग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए लो कैलोरी स्वीटनर्स LCS जो हैं उनमें खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग पर कभी कभी चीनी मुक्त खाद्य का लेबल लगा होता है। NSS का स्वास्थ्य पर प्रभाव, इसके प्रभाव के बारे में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे संबंधित अनुसंधानों में अब भी स्पष्ट परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। WHO के सशर्त दिशा निर्देश बताते हैं कि एस्पार्टेम और स्टीविया जैसे NSS यानी कि नॉन शुगर स्वीटनर्स वज़न घटाने में मदद नहीं करते बल्कि टाइप 2 मधुमेह
और हृदय रोगियों के खतरे को बढ़ा सकते हैं। WHO के अनुसार ये दिशा निर्देश मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों एवं दवा के रूप में ली जाने वाली कम खुराक पर लागू नहीं होते। भारत में कृत्रिम मिठास के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के दिशा निर्देश FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI, इसने खाद्य सुरक्षा और मानक, खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक विनियमन 2011 में कृत्रिम मिठास हेतु उपयोग किए जाने वाले अलग पदार्थों के लिए मानक निर्धारित किए हैं। इन मानकों और सीमाओं को JECF द्वारा स्थापित जोखिम आकलन और दैनिक सेवन के लिए निर्धारित अधिकतम मात्रा एक्सेप्टेबल डेली इनटेक ADI जो है इसके आधार पर निर्धारित किया है। साथ ही कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के अनुरूप भी हैं। FSSAI यानी फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने भारत में खाद्य पदार्थों में कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले सैकरीन, सोडियम, एस्पार्टेम, इसके अलावा एसेसल्फम, पोटेशियम, इसके अलावा सुक्रोलोस, इसके अलावा नियोटेम जैसे कई पदार्थों के उपयोग की मंजूरी दी है। अलग अलग प्रकार के नॉन शुगर स्वीटनर्स NSS की बात करें तो जैसे एक होता है एस्पार्टम, इसके अलावा एसेसल्फम, एसेसल्फम के, इसके अलावा एक होता है नियोटेम, इसके अलावा होता है सुक्रोलोज। देखते हैं क्या क्या है। एस्पार्टम क्या है? ये एस्पार्टम जो है 2 अमीनो एसिड से बना है। पाचन प्रणाली के दौरान मेथनॉल, एस्पार्टिक एसिड और इसके अलावा फेनिल एल्थिन में पूरी तरह से हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। इनका उपयोग कई खाद्य पदार्थों पेय उत्पादों में किया जाता है। उदाहरण के लिए नाश्ते में खाए जाने वाले अनाजों, टूथपेस्ट और खांसी की दवाओं आदि को चबाने योग्य विटामिन जैसी दवाओं में किया जाता है। इसके अलावा एसेसल्फम में क्या है? इनका निर्माण एसिडिक एसिड में किया जाता है। इनका उपयोग कई गैर चिकित्सकीय उत्पादों में किया जाता है। ये साधारण चीनी सुक्रोज की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मिठाई पैदा करते हैं। इनका उपयोग अक्सर अन्य स्वीटनर्स के साथ मिलाकर किया जाता है। अब देखते हैं नियोटेम, इसे एस्पार्टेम से तैयार किया जाता है। इनका उपयोग सामान्य रूप से खाद्य पदार्थों में स्वीटनर और उनके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नियोटेम का अधिक तापमान पर इनके गुणों में लगभग कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे बेकिंग के दौरान उच्च तापमान पर भी इनकी मिठास बनी रहती हैं और ये हीट स्टेबल होता है, ठीक है। सुक्रोलोज की बात करें तो ये 0 कैलोरी वाला कृत्रिम स्वीटनर है। इनका निर्माण चीनी से एक बहुचरणीय रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ये सामान्य चीनी से लगभग 600 गुना अधिक मीठा होता है और ये हीट स्टेबल होता है। इसके अलावा बात करें एडवांटम क्या है? एडवांटम ये सामान्य चीनी सुक्रोज से लगभग 20,000 गुना अधिक मीठा होता है। सैकरीन ये सुक्रोज से 300 गुना मीठा होता है। इसके अलावा देख रखा है सॉर्बिटोल क्या है? ये एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका उपयोग कई ओरल मेडिसिन लिक्विड मिठास लाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मोंक फ्रूट क्या है? इसे दक्षिणी चीन की स्थानीय पादप प्रजाति फलों में पाया जाता है। इसके अलावा लुआन गुओ और सिरिटिया ग्रॉस वेनोरी ये सामान्य चीनी से 100 से 250 गुना अधिक मीठा होता है, ठीक है। लुआनगुओ दक्षिणी चीन की स्थानीय पादप प्रजातियों फलों में पाया जाता है। स्थानीय पादप प्रजाति के फलों में पाया जाता है। मोंक फ्रूट या इसको कहते हैं लुआनगुओ या इसको कहते हैं सिरिटिया ग्रॉस वेनोरी। इसके अलावा एक है स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड्स। ये दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में पाए जाने वाले पौधे जैसे स्टीविया रेबाउडियाना बर्टोनी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक घटक है। यह आमतौर पर स्टीविया के नाम से जाना जाता है और ये 200 से 400 गुना अधिक होता है मीठा। इसके बाद अलग की बात करें तो थोमेटिन, इससे थोमाटोकोकेस डैनियली पश्चिम अफ्रीका के कैटम फल में बनाया जाता है। अत्यधिक मीठे मौलिक प्रोटीन के समूह में शामिल हैं। इनका उपयोग निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में स्वीटनर्स के रूप में किया जाता है, जैसे आइसक्रीम, बेकरी, इसके अलावा आलू आधारित और इसी तरह के जैसे जो भी होते हैं ना स्नैक्स के अलावा इसके अलावा नाश्ते में खाए जाने वाले अनाज, वाइन और अन्य किण्वित आसुत पेय यानी डिस्टिलाइड जो भी होते हैं उनमें सब। सुर्खियों की बात करें तो भारत 6G अलायंस क्या है? दूरसंचार विभाग, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। इसने भारत में 6G अलायंस यानी 6GA
B6G लॉन्च किया है। भारत 6G अलायंस BCG सहयोगी मंच हैं। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान, मानक विकास संगठन शामिल हैं। अन्य 6G वैश्विक अलायंस के साथ गठबंधन बनाएगा और समन्वय स्थापित करेगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समूह और ज्ञान के आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगा। 6G क्षेत्र में शुरू की गई पहले देखें तो दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जो है TTDF, इसके तहत परियोजनाओं के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF योजना वर्ष 2022 में सार्वभौमिक सेवा दायित्व विधि, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, यूनिवर्सल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड, तो यूनिवर्सल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड USOF, इसको हम क्या कह सकते हैं, यूसोफ, इसने शुरू की है। TTDF योजना को यूसोफ ने शुरू की है। यूसोफ दूरसंचार विभाग DOT के तहत एक संस्था है। यूसोफ USOF इसने वार्षिक संग्रह का 25% TTDF को हस्तांतरित किया और ये राशि ग्रामीण विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी उपयोग में अनुसंधान और विकास के वित्त पोषण के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही इसका उपयोग दूरसंचार तंत्र की स्थापना और विकास के लिए शिक्षा जगत, स्टार्टअप्स और उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित करने में होता है। DCIS यानी डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर के तहत स्टार्टअप्स और MSMEs को धन आवंटित किया गया है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं BCG के उद्देश्य क्या हैं। भारत को किफ़ायती 5G और 6G और अन्य भावी दूरसंचार समाधानों से संबद्ध बौद्धिक संपदा उत्पादों और समाधानों के अग्रणी वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाना, ठीक है। इंडिया 2030 के लिए एक शक्तिशाली चालक के रूप में 6G प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। प्रौद्योगिकी संबंधी ज़रूरतों के लिए 6G व्यावसायिक और सामाजिक आवश्यकताओं को भी समझना। भारत में 6G विजन के कार्यान्वयन के लिए तैयार रहने के लिए परामर्श पत्र विकसित करना। अब देखिए 6G नेटवर्क 5G की अगली पीढ़ी है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसकी उच्चतर आवृत्तियां जो हैं वो हैं 6 गीगाहर्ट्ज़ और 6 गीगाहर्ट्ज़ और 95 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ 6 गीगाहर्ट्ज़ और 95 गीगाहर्ट्ज़ से 3 टेराहर्ट्ज़ का उपयोग करती हैं। यह 1000 Gbps की पीक डेटा रेट प्रदान करती हैं। कम लेटेंसी 1 मिलीसेकंड्स वाली प्रौद्योगिकियां हैं। लेटेंसी यानी प्रसारण और जो प्राप्ति है उसमें विलंब, तो लेटेंसी यानी टाइम नहीं लेगी, ठीक है, तो लेट नहीं करवाएगी बिल्कुल। लेटेंसी जो है प्रसारण और प्राप्ति में विलंब जो होता है उस लेटेंसी को समाप्त कर देगी। महत्व क्या है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी HPC और एज कंप्यूटिंग, इसके अलावा प्रौद्योगिकी अभिसरण आदि में सहायक है ये। अगली सुर्खी है मेजराना जीरो मोड्स। शब्दावली के बारे में जाने तो सुपर पोजिशन इसका आशय क्या है और इसके अलावा एंटेंगलमेंट क्या है। एंटेंगलमेंट समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं मेजराना जीरो मोड्स क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक क्रांति लाने के लिए मेजराना जीरो मोड्स की खोज की घोषणा की है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुविषयक क्षेत्र है। जटिल गणनाओं को पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में तेज़ी से हल करने में सक्षम है। इसके लिए यह क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करता है। क्वांटम मैकेनिक्स भौतिकी को 2 प्रमुख सिद्धांतों का उपयोग करता है, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी कण या तो बोसोन या फर्मियोन हैं। बोसोन पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा और बल के वाहक होते हैं, ठीक है। पदार्थ द्रव्य को बनाने वाले सभी उप परमाणुवीय कणों को फर्मियोन कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वो सब जो कण होते हैं। 1928 में भौतिकी विज्ञानी पॉल डायरेक ने प्रत्येक कण के लिए एंटी पार्टिकल अथवा प्रतिकण के अस्तित्व की संकल्पना प्रस्तुत की थी और 1928 में की थी। भौतिक विज्ञानी थे ये पॉल डायरेक ने एंटी पार्टिकल या प्रतिकण के रूप में खोज की थी। संकल्पना के तहत जैसे ही 2 नए आपस में कण मिलकर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। संकल्पना के तहत जैसे ही ये दोनों आपस में मिलते हैं एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। उनकी संकल्पना के आधार पर वैज्ञानिकों ने पहला एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन जो एंटी इलेक्ट्रॉन कहलाता है उसको खोजा गया। पॉजिट्रॉन की खोज जो है कि बाद में भौतिक विज्ञानी एडोर मेजराना ने उन कणों की संकल्पना प्रस्तुत की जो कुछ परिस्थितियों में अपने स्वयं के एंटी पार्टिकल बन जाते हैं। तो ये एडोर मेजराना जो हैं, तो अभी जो ये खबर जैसे मैंने बताया कि मेजराना जीरो मोड्स हैं, तो मेजराना क्यों सुर्खियों में है।
बाद में भौतिक विज्ञानियों ने जो है एटोर मेजराना ने उन संकल्पनाओं की उपस्थिति की जो कुछ परिस्थितियों में अपने स्वयं के एंटीपार्टिकल बन जाते हैं। साथ ही उनके समान ही फर्मियोन को मेजराना फर्मियोन कहा जाता है। ठीक है, अपने स्वयं के एंटीपार्टिकल होते हैं। न्यूट्रिनो को मेजराना फर्मियोन माना जाता है। न्यूट्रिनो जो होता है वो एंटी न्यूट्रिनो खुद का ही बन जाता है, मेजराना फर्मियोन माना जाता है। फर्मियोन ये अपने स्वयं के एंटीपार्टिकल्स होते हैं। इसकी युग्म या बंद आधारित अवस्थाओं को मेजराना जीरो मोड्स कहा जाता है। फर्मियोन जो होते हैं उनकी युग्म या बंद आधारित अवस्थाओं को जीरो मेजराना मोड्स कहते हैं। मेजराना जीरो मोड्स जो हैं उससे आज के क्वांटम कंप्यूटर की तुलना में ऐसे क्वांटम कंप्यूटर बनाने में मदद मिल सकती है जो इन्फॉर्मेशन की बेहतर सुरक्षा और विश्वसनीय कंप्यूटेशन में सक्षम होंगे। अगली खबर है रोबो मैपर ने सौर सेलों में उपयोग की जाने वाली एक पेरोव्स्काइट सामग्री की पहचान की है। ये सामग्री तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिरता और दक्ष है। रोबो मैपर संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा निर्मित एक रोबोट है। यह परीक्षण की अधिक कुशलता और संधारणीय यानी सस्टेनेबिलिटी तरीके से काम करता है। रोबोट सामग्रियों के परीक्षण की प्रक्रिया को तेज़ी में मदद करता है। परीक्षण के दौरान एक साथ कई सामग्रियों के बारे में डेटा को हासिल करता है। इससे समय और ऊर्जा की बचत होती है। सामग्रियों का परीक्षण करने वाली इस प्रकार की एजेंसी को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 10 गुना तक कम होता है। अब हम बात करते हैं अगली सुर्खी, वो है परसिवरेंस रोवर जो है वो क्या है। नासा के परसिवरेंस रोवर को मंगल पर विविध कार्बनिक पदार्थ मिले हैं। मंगल ग्रह के जेजोर क्रेटर में कार्बनिक अणु ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है मतलब जैविक जेजेरो क्रेटर में कार्बनिक अणु मिले हैं। इन्हें रोवर पर लगे स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट विद द रमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स केमिकल्स यानी कि शेरलॉक नामक उपकरण से खोजा गए हैं। शेरलॉक यानी स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट, तो विद रमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स केमिकल्स। शेरलॉक रात और दिन दोनों समय कार्य करता है और ये कार्बनिक पदार्थों और खनिजों का पता लगाने के लिए अल्ट्रावायलेट लेज़र प्रकाश का उपयोग करता है। शेरलॉक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करता है। यह अणुओं पर प्रकाश बिखेरता है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर प्रकीर्णित प्रकाश स्कैटर्ड लाइट को मापता है। इसे पता चल जाता है कि प्रकाश नमूने में कौन कौन से यौगिक मौजूद हैं। इससे पहले मंगल ग्रह के गेल क्रेटर कार्बनिक रसायनों की खोज की थी। मंगल ग्रह के गेल क्रेटर में कार्बनिक रसायनों की इसने खोज की थी। ठीक है, जेजेरो क्रेटर मंगल ग्रह पर स्थित एक प्राचीन झील बेसिन है। जेजेरो क्रेटर, इसमें मंगल ग्रह पर आदिकाल में जीवन होने के प्रमाण मिलने की संभावना है। कार्बनिक अणु पर पृथ्वी पर जीवन के प्रमुख निर्माण खंड हैं। कार्बनिक अणु मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन और कुछ अन्य तत्वों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर से बने होते हैं। अब तक केवल मार्स, फिनिक्स लैंडर और क्यूरियोसिटी रोवर या ऑर्गेनिक कार्बन का पता लगाने में सफल रहे हैं। मार्स, फिनिक्स लैंडर और क्यूरियोसिटी रोवर ही ऑर्गेनिक कार्बन का पता लगाने में सफल रहे हैं। इसके लिए इवॉल्व्ड गैस एनालिसिस एंड गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी तकनीक का उपयोग किया गया था। इवॉल्व्ड गैस एनालिसिस एंड गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी तकनीक का उपयोग किया गया था। और मार्स, फिनिक्स लैंडर और क्यूरियोसिटी रोवर ऑर्गेनिक कार्बन का पता लगाने के लिए सफल हुए हैं। और ये जो जिसने की है वो है परसिवरेंस रोवर। तो रोवर में कौन सा रोवर है, तो ये क्यूरियोसिटी रोवर। परसिवरेंस रोवर नासा के परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर विविध कार्बनिक पदार्थ मिले हैं। ठीक है, मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर में कार्बनिक अणु मिले हैं। बात करें यूक्लिड मिशन की, हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने यूक्लिड मिशन को लॉन्च किया है। यूक्लिड का उद्देश्य डार्क मैटर,
और डार्क एनर्जी के ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाना है। यह अरबों आकाशगंगाओं पर्यवेक्षण कर ब्रह्मांड का 3D मानचित्रण करेगा। ब्रह्मांड के वर्तमान प्रचलित मॉडल में 68% ब्रह्मांड को डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर और 5% को सामान्य मैटर माना जाता है। 68% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर और 5% जो है सामान्य मैटर माना जाता है। यूक्लिड एक परावर्तक टेलीस्कोप से लैस है। इस टेलीस्कोप में 2 उपकरण होंगे, एक तो विजिबल वेव लेंथ कैमरा यानी VIS और उसके अलावा नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और फोटोमीटर यानी कि NISP। तो विस और निस्प 2 इसमें शामिल होंगे, विजिबल वेव लेंथ कैमरा यानी VIS और इसके अलावा नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर एंड फोटोमीटर निस्प। और ये सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लाग्रेंज बिंदु 2 की ओर यात्रा करेगा। बात करते हैं उपग्रहों की डी ऑर्बिटिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह और 6 उपग्रहों में ले जाने वाले PSLV C-56 का सफलतापूर्वक परीक्षण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने किया है। ठीक है, C-56 का सिंगापुर के DSSAR उपग्रह और अन्य 6 उपग्रहों को ले जाने वाले सिंगापुर के DSSAR उपग्रह और 6 अन्य उपग्रहों की ले जाने के लिए PSLV C-56 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस परीक्षण के साथ चौथे चरण PS4 की डी ऑर्बिटिंग प्रयोग का भी आयोजन किया गया था। उपग्रहों की डी ऑर्बिटिंग एक तकनीक है। इसके तहत उपग्रहों को निपटान कक्षा यानी कि ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि उन्हें सक्रिय उपग्रहों वाली कक्षाओं से 200 मील की दूरी पर स्थित कक्षा में भेज दिया जाता है। डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया निष्क्रिय यानी एकीकृत अंतरिक्ष यान का उपयोग करके और सक्रिय यानी उपग्रहों को अप्रयुक्त कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन करना, दोनों प्रणालियों के माध्यम से हो सकती हैं। निष्क्रिय प्रणाली इसमें एकीकृत अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाता है और सक्रिय प्रणाली इसमें उपग्रहों की निपटान कक्षा में स्थानांतरित किया जाता है। डी ऑर्बिटिंग के माध्यम से उपग्रहों के अंतरिक्ष में मौजूद मलबे में कमी लाई जा सकती है। साथ ही अंतरिक्ष का संधारणीय उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। अगली जो है सुर्खी वो है सागर संपर्क, पत्तन, पोत परिवहन और जलवायु मंत्रालय। पत्तन, पोत परिवहन और जलवायु मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पत्तन को क्या कहते हैं, पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ क्या कह सकते हैं इसको, जल मार्ग यानी कि वाटर वेव, और पोत परिवहन को क्या कह देंगे, यातायात को क्या कह देंगे। तो ये MOPSW है। इन्हें स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि DGNSS सागर संपर्क का उद्घाटन किया है। पत्तन पोत परिवहन मंत्रालय ने यानी कि MOPSW मंत्रालय ने स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट, स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन यानी कि DGN सैटेलाइट सिस्टम DGNSS का सागर संपर्क का उद्घाटन किया है। डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है। यह प्रणाली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS में त्रुटियों और अशुद्धियों में सुधार करती हैं। इससे अवस्थिति की अधिक सटीक जानकारी मिलती है। GNSS उपग्रहों के एक समूह को संदर्भित करता है जो अंतरिक्ष से सिग्नल प्रदान करता है। यह वैश्विक कवरेज के लिए GNSS रिसीवर को पोजीशनिंग और टाइमिंग आधारित डेटा प्रसारित करता है। विश्व के प्रमुख GNSS हैं GPS यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा रूस का प्रमुख GNSS ग्लोबल, GNSS का मतलब यहाँ पर क्या है, GNSS का मतलब यहाँ पर है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो हैं अलग अलग देशों के कौन से हैं, जैसे GPS अमेरिका का है, इसके अलावा ग्लोनास रूस का है, गैलीलियो यूरोप का है, बेइदो चीन का है और नाविक जो है भारत का है। DGNSS यानी कि डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में सटीक 7 ज्ञात स्थानों पर रेफरेंस स्टेशन स्थापित किए गए हैं जो GNSS संकेतों के लिए रियल टाइम करेक्शन प्रदान करेंगे। DGNSS यानी कि
क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का महत्व क्या है। देखिए, DGNS में सटीक ज्ञात स्थानों के लिए रेफरेंस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। DGNSS प्रणालियाँ समुद्र के किनारे से लेकर जहाज़ तक अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। DGNSS का मतलब क्या है। DGNSS का मतलब ये है, DGNSS का मतलब क्या है, ग्लोबल नेविगेशन डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, DGNSS। GNSS को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS, और डी आगे लगने से डिफरेंशियल हो गया। तो डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि DGNSS सागर संपर्क का उद्घाटन जो है हाल ही में पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। DGNSS यानी कि डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सटीक ज्ञात स्थानों पर स्टेशन स्थापित करेंगे। डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी DGNSS का मतलब क्या है, ये सुरक्षित नेविगेशन प्रदान करेगा। पत्तन क्षेत्रों में टकराव, ग्राउंडिंग, इसके अलावा दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा SOLAS यानी कि सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, और इसके अलावा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एंड टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी यानी कि IALA के अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन संबंधी दायित्वों की पूर्ति मदद करेगा। आइला की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ए हो गया ऑफ मरीन एंड टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी। लाइट हाउस अथॉरिटी के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन है, किस लिए, मरीन एंड नेविगेशन के लिए, मरीन एड्स टू नेविगेशन। इसने भारतीय तट रेखाओं से 100 समुद्री मील तक के लिए त्रुटि सुधार सटीकता को बेहतर कर दिया है। अब ये सटीकता 5 से 10 मीटर के बजाय 5 से भी कम हो गई है। ठीक है, इससे समुद्री नेविगेशन के लिए रेडियो सहायता में लाइट हाउस और लाइट शिप निदेशालय यानी कि DGLL की क्षमता वृद्धि होगी। DGLL यानी कि लाइट हाउस निदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप। DG यानी कि डायरेक्टरेट जनरल निदेशालय, महानिदेशालय लाइट हाउस और लाइट शिप के लिए, तो LL 2 बार हो गया, लाइट हाउस एंड लाइट शिप की क्षमता में वृद्धि होगी। DGLL यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप, मिनिस्ट्री ऑफ PWSW के अधीन एक कार्यालय है। यह भारतीय तट पर समुद्री नेविगेशन के लिए सामान्य सहायता प्रदान करता है। IMO क्यों है, ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की, और IMO जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये नौवहन की सुरक्षा और जहाज़ों द्वारा समुद्री वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकथाम के लिए जिम्मेदार हैं। SOLAS कन्वेंशन क्या है, या क्रमिक रूपों में व्यावहारिक जहाज़ों की सुरक्षा से संबंधित है। इसका पहला संस्करण 1914 में टाइटैनिक दुर्घटना की प्रतिक्रिया को अपनाया गया था 1914 में। इसके अलावा IALA क्या है, 1957 में स्थापित किया गया। ये गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी संघ है। अगली सुर्खी है जो सोलर फ्लेयर्स। हाल ही में X क्लास की सोलर परिघटना के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशांत के क्षेत्र कुछ हिस्सों में रेडियो ब्लैक आउट की घटना दर्ज की गई। रेडियो ब्लैक आउट क्या है, सौर ज्वालाओं का वर्गीकरण देखिए। इन्हें प्रबलता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे कम प्रबलता की श्रेणी A में वर्गीकृत किया जा सकता है, और सबसे अधिक प्रबलता की श्रेणी में B, C। अधिक प्रबलता की श्रेणी में देखें, सबसे अधिक प्रबलता की श्रेणी हो जाएगी X, A सबसे कम, B, C और फिर M और X। तो A, B, C और M और X। उपयुक्त प्रत्येक अक्षर श्रेणी को अपने पिछले अक्षर श्रेणी से 10 गुना ऊर्जावान क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। A जितनी है उसकी 10 गुना B जितनी है उसकी 10 गुना C, और यानी कि A की 100 गुना हो जाएगी C की 10 गुना M और M की 10 गुना X जो है ये है। X सौर ज्वाला में M के 10 गुना और C के 100 गुना प्रबल क्षमता होती है। प्रत्येक अक्षर श्रेणी के भीतर 1 से 9 तक का फाइलर स्केल होता है। X क्या है, प्रबलतम सौर ज्वाला श्रेणी है। देखिए, पृथ्वी पर ये पूरी तरह रेडियो ब्लैकआउट और लंबे समय तक चलने वाले विभिन्न तूफानों को सक्रिय कर सकती हैं। ठीक है,
एम की बात करें तो अल्पकालिक रेडियो ब्लैकआउट का कारण बनती हैं जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रभावित कर सकता है। लघु विकिरण तूफानों से सक्रिय कर सकती हैं। सी प्रकार की श्रेणी देखिए तो ये कम प्रबल सौर ज्वाला हैं, पृथ्वी के आंशिक प्रभाव देखे जा सकते हैं। बी ये इतनी प्रबल नहीं है कि पृथ्वी पर इसका कोई प्रभाव डाल सके। और ये सबसे कम प्रबल है, शायद ही पता चले कि कोई नुकसान हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ठीक है, सोलर ज्वालाएँ हैं क्या? सौर ज्वालाएँ सूर्य पर होने वाले विशाल विस्फोट हैं। इनमें ऊर्जा, प्रकाश और उस गति के कारण कण अंतरिक्ष में मुक्त हो जाते हैं। इन ज्वालाओं को अक्सर सौर चुंबकीय तूफानों को जोड़कर देखा जाता है। इन तूफानों को कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME कहा जाता है। ये परिघटना जो है तब घटित होती है जब घुमावदार यानी ट्विस्टेड चुंबकीय क्षेत्रों, आमतौर पर सन स्पॉट्स के ऊपर संग्रहित ऊर्जा अचानक मुक्त होने लगती हैं। बुध ग्रह पर अरोरा देखने को मिला है। अरोरा ऑन मरकरी ये एक सुर्खी है। बुध की नज़दीकी फ्लाई बाई उड़ान के दौरान बेबी कोलंबो अंतरिक्ष यान ने डेटा एकत्र किए। इसमें दिखाया गया है कि कैसे ग्रह की सतह पर इलेक्ट्रॉन की बारिश हो रही है, जिसमें एक्स-रे अरोरा उत्पन्न हो रहे हैं। बेबी कोलंबो अंतरिक्ष यान बुध पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA का एक संयुक्त मिशन है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापानी JAXA का और ESA का ये एक संयुक्त मिशन है। पृथ्वी पर अरोरा तब उत्पन्न होते हैं जब सूर्य द्वारा उत्सर्जित आवेशित कणों की एक धारा आयन मंडल के साथ अभिक्रिया करती हैं। लेकिन बुध का वायुमंडल बहुत पतला है, इससे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इस ग्रह पर अरोरा तब बनते हैं जब सौर तूफानों कणों का प्रवाह प्रत्यक्ष रूप से ग्रह की सतह से टकराता है। अगली खबर है 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ADBM के तहत 100 माइक्रोसाइट्स परियोजनाएं शुरू की हैं। इस माइक्रोसाइट्स परियोजना में देश भर के डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को अपनाने में तेज़ी लाने के लिए शुरू की गई हैं। माइक्रोसाइट्स का लक्ष्य एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक लघु तंत्र स्थापित करना है जहां ABDM को पूरी तरह से अपनाया जाएगा। साथ ही एक रोगी की संपूर्ण उपचार प्रक्रिया को डिजिटल रूप दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हितधारकों के सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को फार्मेसियाँ आदि का एक ऐसा समूह होगा जो आम उद्देश्य से परस्पर जुड़े होंगे। ठीक है, माइक्रोसाइट्स को ADBM अपनाने में यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, नाम क्या है इसका फुल फॉर्म, डिजिटल मिशन। तो ADBM अपनाने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और स्वास्थ्य देखभाल चुनौती पहुंच विस्तार निजी क्षेत्र के भागीदार बड़े कार्यान्वित किया जा रहे हैं। इस परियोजना की वित्तीय संसाधन और समग्र मार्गदर्शन NHA करेगा। इससे पहले ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसने मुंबई 2022, अहमदाबाद और सूरत में 2023 में माइक्रोसाइट्स शुरू किए थे। NHA आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ABDM के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी शीर्ष निकाय हैं। ठीक है, NHA जो हैं केंद्रीय स्वास्थ्य परियोजना NHA जो क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक शासी बोर्ड होता है। ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लक्ष्य सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निर्मित करना है। ये प्लेटफॉर्म डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के लिए बेहतर अंतर संचालनीयता यानी कि इंटरपेराबिलिटी को सक्षम करेगा। इंटरपेराबिलिटी को अभी हम देखेंगे क्या होती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कहते हैं इसको। NHA के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत NHA क्या है, एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लाभ क्या है? स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की दक्षता में सुधार होगा और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, डेटा प्राप्ति आसान होगी और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी। रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं AMR। ये क्यों सुर्खियों में है, इससे पहले हम देख लेते हैं ABDM यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इकोसिस्टम के बारे में क्या है ये देखिएगा। देखिए, सेवा प्रदाता इसमें कौन कौन है? अस्पताल, क्लिनिक है, लैब, फार्मेसी और वेलनेस सेंटर से। ठीक है,
इसके अलावा संबद्ध निजी संस्थाएं कौन कौन सी बीमा कंपनियां इससे जुड़ी हुई हैं, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर कौन कौन से हैं, डॉक्टर हैं, आधुनिक चिकित्सा आयुध हैं, अन्य प्रैक्टिनर्स भी इसमें प्रैक्टिशनर्स भी इसमें शामिल हैं। गैर लाभकारी संगठन कौन कौन से हैं, एसोसिएशंस हैं, विकास भागीदार हैं, गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। प्रशासक में विनियामक शामिल हैं, कार्य प्रबंधक शामिल हैं, कार्यक्रम प्रबंधक। इसके अलावा नीति निर्माता कौन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हैं। ठीक है, तो ये ABDM इकोसिस्टम है पूरा। ठीक है, नागरिक बीच में रहेंगे जो ये सेवाएं प्रदान मतलब सेवाएं प्राप्त करेंगे। रोगाणुरोधी प्रतिरोध या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR के लिए वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा जारी किया गया है। इस एजेंडा को खाद्य व कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOAH, इसने संयुक्त रूप से जारी किया है। ठीक है, AMR को FAO, UNEP, WHO और WOAH ने इन सब ने मिलकर किया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH। AMR रोगाणुरोधी प्रतिरोध या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में अनुसंधान और निवेश बढ़ाने में समर्थन करता है। AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी समय के साथ समय में उत्परिवर्तन कर लेते हैं और दवाओं पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी होने और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लिए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले WHO ने भी इसी वर्ष मानव स्वास्थ्य में AMR के लिए एक वैश्विक अनुसंधान एजेंडा लॉन्च किया था। एजेंडा ने AMR के बढ़ते खतरे निपटने के लिए 5 स्तंभ पर आधारित वन हेल्थ वन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। इसमें शामिल थे संचरण क्या होता है, पर्यावरण, पादप, पशु, मानव क्षेत्रों पर केंद्रित है। AMR का संचरण, परिसंचरण व प्रसार होता है। एकीकृत निगरानी, वन हेल्थ हितधारकों के बीच सामान्य तकनीक समझ और सूचना के आदान प्रदान, सूचना के परस्पर संबद्ध प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान करना। इसके अलावा AMR जो जारी किया गया था, वन हेल्थ वन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, इसमें क्या क्या शामिल है, संचरण के अलावा एकीकृत निगरानी के अलावा हस्तक्षेप, AMR की घटनाओं, व्यापकता और प्रसार को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए या कम करने के लिए उद्देश्य से हस्तक्षेप शामिल हैं। इसके अलावा अगला बिंदु है व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि और परिवर्तन। वन हेल्थ इंटरफेस पर AMR के विकास और प्रसार में शामिल अलग अलग समूह और अभिकर्ताओं के बीच व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि और परिवर्तन। अर्थशास्त्र और नीति, इसमें AMR निवेश मामले की लागत, प्रभावशीलता, वित्तीय संधारणीयता और दीर्घकालिक वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। वन हेल्थ दृष्टिकोण के सिद्धांत देखें, क्षेत्रकों और सिद्धांतों के बीच समानता, ये इसका सिद्धांत है, वन हेल्थ दृष्टिकोण का सिद्धांत है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, बहुसांस्कृतिक समानता, ये भी इसका सिद्धांत है। इसके अलावा सामाजिक परिस्थिति की संतुलन बनाना भी इसका सिद्धांत है, जिसमें मानव पशु पर्यावरण के लिए बीच सामाजिक संतुलन। इसके अलावा ट्रांसडिसिप्लिनैरिटी, बहुक्षेत्रीय सहयोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, मलेरिया वैक्सीन, ये भी सुर्खियों में है। 12 अफ्रीकी देशों को अगले 2 वर्षों 2023 से 2025 के दौरान पहली बार मलेरिया वैक्सीन RTS, इसके अलावा SAS01 की 18 मिलियन खुराकें देने की घोषणा की गई हैं। ये घोषणा WHO, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, गेवी और यूनिसेफ द्वारा की गई हैं। RTS क्या है, SAS01 RTS मलेरिया वैक्सीन का एक उपयोग है। मलेरिया वैक्सीन का उपयोग जो है P. falciparum मलेरिया की रोकथाम के लिए किया जा सकता है। इससे मॉस्क्विरिक्स नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, P. falciparum को, यह एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन RPV है। RPM एक RPV यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन एक प्रकार की रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन RSV है। ठीक है, इसमें एंटीजन के रूप में प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। RSV एक या कई एंटीजन्स की क्षमता पर निर्भर करते हैं। एंटीजन्स रोगजनकों जैसे कि प्रोटीन,
पेप्टाइड्स डीएनए के उपभाग होते हैं। एंटीजन रोगजनक के निपटने हेतु प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी के निर्माण में उत्प्रेरित करते हैं। आरपीवी को जीवित वायरस की मदद से बनाए गए टीकों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रतिकृति नहीं बनाते, इसमें वायरल कणों जैसे संक्रामक घटक भी नहीं होते हैं। मलेरिया के बारे में जानें तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलने वाला एक जानलेवा वेक्टर जनित बीमारी है। वेक्टर कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर है। लक्षण क्या है? तेज बुखार, कंपन वाली ठंड लगना, फ्लू जैसे लक्षण। 4 प्रकार के मलेरिया परजीवी मनुष्यों को संक्रमित करते हैं, जैसे पी फाल्सिपेरम, इसके अलावा पी विवैक्स, इसके अलावा पी ओवेल, इसके अलावा पी मलेरिया। पी नॉलेसी प्राकृतिक रूप से मकाक एक प्रकार के बंदर को संक्रमित करता है, पी नॉलेसी जो है, ठीक है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया में मनुष्यों में जूनोटिक पशुजन्य बीमारियों के रूप में भी संक्रमित कर रहा है। मलेरिया में होने वाली बीमारी और चलते होने वाली मौतों दोनों को रोका जा सकता है, साथ ही इसका उपचार भी किया जा सकता है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन यानी गैवी के बारे में जानें तो इसे वर्ष 2000 में स्वास्थ्य के लिए एक वैश्विक भागीदारी यानी ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप यानी GHP के रूप में स्थापित किया गया था। मुख्य भागीदार WHO हैं, विश्व बैंक है, यूनिसेफ है और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी SDG 3 के लक्ष्य को प्राप्त करने में भूमिका निभा रहा है। अगली सुर्खी है BPAL खुराक परीक्षण। टीबी, क्षय रोग, तपेदिक के लिए BPAL खुराक परीक्षण को 85% से अधिक पाई गई हैं। उपचार की जो दर है वो 85% है। BPAL 6 महीने की पूरी तरह से मुख से ग्रहण करने योग्य 3 दवाओं की खुराक है। इसका उपयोग टीबी के एक चरण व्यापक दवा प्रतिरोधी क्षय रोग यानी कि XDR टीबी से ग्रसित रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक प्रीटोमिनिड के साथ साथ अन्य एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं, जैसे बेडाक्विलिन, इसके अलावा लाइनजोलिड, लाइनलोजिड, लाइनजोलीड। XDR टीबी जो हैं यानी टीबी के कारण एक चरण के व्यापक टीबी के एक चरण व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी क्षय रोग XDR टीबी, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? XDR टीबी को हम क्या कह सकते हैं? एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। एक दुर्लभ प्रकार की बहु दवा प्रतिरोधी क्षय रोग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, MDR टीबी इसको हम कहते हैं, ठीक है। यह जो है आइसोनियाजिड और रिफैम्पिन के प्रति प्रतिरोधी के होने के साथ साथ किसी भी फ्लोरोक्विनोन जैसे 3 इंजेक्शन वाली दवा दूसरी पंक्ति की दवाओं में कम से कम एक प्रतिरोधी होते हैं। 3 इंजेक्शन वाली दवाओं दी जाने वाली दूसरी पंक्ति जैसे मेकेसिन, केनामाइसिन और कैप्रोमाइसिन है। ज़ॉम्बी ड्रग देखिए, ज़ॉम्बी ड्रग क्या है? ये भी सुर्खियों में है। ज़ॉम्बी ड्रग महामारी ने अमेरिका के कुछ राज्यों में चपेट में लिया है। जाइलाजीन में सेडेटिव यानी शामक जैसे लक्षण होते हैं। इसे सेवनकर्ता से अत्यधिक नींद, ट्रैंक डोप और ज़ॉम्बी ड्रग के रूप में जाना जाता है। ट्रैंक ज़ॉम्बी जैसी अचेतनता मतलब स्टॉपर को प्रेरित करने की क्षमता से युक्त होते हैं। यह इंजेक्शन लगने वाली जगहों के पास मांस को सड़ा देती हैं। जाइलाजीन को फेंटेनल जैसे ओपियोइड के साथ मिलाया जाता है। यह श्वसन अवसाद यानी श्वसन का धीमा होना, रुकना, प्राणघातक प्रभाव में वृद्धि कर देता है। श्वसन अवसाद ओपियोइड के कारण होता है, इस कारण इसमें ओवरडोज व मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। ज़ॉम्बी ड्रग उपयोगकर्ताओं की त्वचा पर खुले घाव का कारण बनती हैं। ये अल्सर से शुरू होती हैं और बाद में कठोर होकर मृत त्वचा जिसे S4 कहा जाता है में बदल जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग न किया जाए तो उपचार न किया जाए तो अंग को काटना भी पड़ सकता है। सामान्यतः इसका उपयोग गायों और घोड़ों पर ट्रैंक्विलाइजर के रूप में किया जाता है। अगली सुर्खी है वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2023 है। यह शिखर सम्मेलन खाद्य विनियामक एक वैश्विक मंच के रूप में FSSAI का प्रयास है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रणालियों और विनियामक ढांचे को मजबूत करने वाले दृष्टिकोण को आदान प्रदान करना है। सुर्खी की पहले देखें तो फूडोकोपिया जारी किया गया है। यह खाद्य श्रेणीवार मोनोग्राफ एक संग्रह है, साथ ही विशिष्ट उत्पाद श्रेणी के लिए सभी मानकों हेतु एकल संदर्भ बिंदु भी हैं। साझा विनियामकी मंच संग्रह जो है SANGRAH ये लॉन्च किया गया है। दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य विनियामकी प्राधिकरणों, उनके कार्यों
खाद्य परीक्षण सुविधाओं का आदि का डेटाबेस है। अगला है ब्लू स्काई प्रोजेक्ट। हाल ही में सरकार ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए अनुसंधान एवं विकास रोड मैप में ड्राफ्ट जारी किए हैं। ये रोड मैप में लंबी दूरी की यात्रा, विशेष रूप से सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए फ्यूल सेल विकसित करने पर बल दिया गया है। इसका ड्राफ्ट रोड मैप में ग्रीन हाउस गैस में अनुसंधान और विकास यानी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 3 प्रमुख दृष्टिकोण को प्रस्ताव किया गया है। पहला है मिशन मोड दृष्टिकोण, दूसरा ग्रैंड चैलेंज प्रोजेक्ट्स और तीसरा ब्लू स्काई प्रोजेक्ट्स। ब्लू स्काई प्रोजेक्ट दीर्घावधि 0 से 15 वर्ष की अवधि में दिखाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इसके तहत मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्थगित करने और भारतीय उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा लाभ सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा। ब्लू स्काई प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान और विकास क्षेत्र की क्षमताओं को विकसित करना है, जैसे तीसरी पीढ़ी के इलेक्ट्रोकैटलिस्ट के क्षेत्र में। इसके अलावा रिवर्सिबल सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर्स यानी कि SOEC, इसके अलावा सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल यानी SOFC का विकास करना है। इसके अलावा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए थर्मोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग क्षेत्र में। इसके अलावा देखिए दूसरा जो है वो है ग्रैंड चैलेंज प्रोजेक्ट्स, मध्यावधि 0 से 8 वर्ष की अवधि में दिखाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य क्षमता का प्रदर्शन करना ताकि स्टार्टअप और उद्योगों को अपना विकास हेतु प्रोत्साहन मिल सके। इसके अलावा 0 से 5 वर्ष की अवधि के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट्स अल्पावधि असर दिखाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी प्रारंभिक चरण अनुसंधान कार्रवाई के रूप में भी जाना जाता है। अगली सुर्खी है डायरेक्ट मैथनॉल फ्यूल सेल्स। ठीक, डायरेक्ट मैथनॉल फ्यूल सेल्स क्या हैं? जब कोबाल्ट और प्लेटिनम की मिश्र धातु को मैग्नीज के साथ मिलाया जाता है तो DMFC यानी कि डायरेक्ट मैथनॉल फ्यूल सेल्स में एक प्रभावी उत्प्रेरक रूप में माना जाता है। DMFC विद्युत रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उपकरण है। यह तरल मैथनॉल की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायरेक्ट मैथनॉल फ्यूल सेल DMFC में उच्च ऊर्जा घनत्व, अधिक दक्षता, कम परिचालन तापमान और साथ ही इसका परिचालन भी अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि ये तरल ईंधन मैथनॉल पर आधारित होता है। उपयोग देखें तो छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा डिजिटल फ़ोन, लैपटॉप, अन्य छोटे वैकल्पिक गैजेट के में बैटरी चार्जर के उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार हम संस्कृति कल्चर वाले टॉपिक की ओर बढ़ गए हैं। उसको हम अभी नहीं पढ़ पाएंगे, बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।